स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल साइंस जोन बाय उषा चैन। तो बेटा आज हम इस वीडियो में कक्षा 9 पाठ 14 प्राकृतिक संपदा का हमारा एक चक्र है कार्बन चक्र, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आप सबको पता है, छोटी कक्षाओं में पढ़ा है कि जो कार्बन है वो हमारी प्रकृति में यौगिक रूप में यानी कि वायुमंडल में किस रूप में पाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कितने प्रतिशत पाए जाते हैं वायुमंडल में? 0.03%। कितने? 0.03%। जो कार्बन है बेटे वो प्रकृति में विभिन्न अवस्थाओं में पाया जाता है, विभिन्न रूपों में। जो मूल रूप में है, मूल रूप में मतलब सिर्फ कार्बन के रूप में, कार्बन दो रूप में पाया जाता है, हीरा और ग्रेफाइट। हीरा पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ है और विद्युत का कुचालक होता है, और बहुत आपको पता है कि हीरे के गहने बनाए जाते हैं, बहुत ही चमकीला होता है। और ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का सुचालक है। और आपने देखा है ग्रेफाइट कहाँ मिलता है? जो पेंसिल का सिक्का होता है वो ग्रेफाइट है आपका। जो सेल होते हैं बैटरी में डालते हैं या फिर घड़े में डालते हैं, उसको जब तोड़ के देखें तो अंदर एक ऐसे ग्रे ग्रे कलर का ऐसे पतली सी लाइन सी मिलती है, वो क्या है? ग्रेफाइट है। यानी कि विद्युत का संचालन करता है, विद्युत का सुचालक है ग्रेफाइट। तो यानी कि कार्बन अपने मूल रूप में प्रकृति में किन रूपों में पाया जाता है? हीरे और ग्रेफाइट के रूप में। और ये पर्यावरण में यौगिक रूप में कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 के रूप में, धातु कार्बोनेट के रूप में, जैसे आप पढ़ते हो सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट। कार्बोनेट का क्या होता है? CO3। और हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में मिलता है। तो यानी कि पूछा जाए यौगिक रूप में किन किन रूप में आ गया? CO2 कार्बन, धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में। और सभी जीव रूप जो हैं, पेड़ पौधे हैं या जीव जंतु हैं, वो कार्बन के बगैर संभव नहीं है। उन सभी का जीवन कार्बन के ऊपर आधारित है। तो जीव रूपों में कार्बन किन किन रूप में यानी कि किन किन अणुओं के रूप में पाया जाता है, और यानी कि प्रकृति में जो कार्बन है हमारा वो कैसे उसका पुनः चक्रण होता है, आज हम ये पढ़ेंगे। तो जीव रूपों में जो कार्बन है बेटे वो किसके रूप में? प्रोटीन में भी कार्बन होता है, कार्बोहाइड्रेट्स में भी होता है, और वसा, न्यूक्लिक अम्ल, विटामिन, ये सभी कार्बन पर आधारित अणु है आपके। तो क्या होता है बेटे, जो वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हरे पौधे ग्रहण करते हैं। आप छोटी कक्षा से पढ़ते आ रहे हैं कि हरे पौधों में अपना खुद भोजन बनाने की क्षमता होती है। कौन सी प्रक्रिया के द्वारा बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। अब प्रकाश संश्लेषण में पौधों को क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए भोजन बनाने के लिए, सूर्य का प्रकाश, जल और खनिज लवण। तो यानी कि वायुमंडल से CO2 को हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए ग्रहण करते हैं और क्या बना देते हैं? कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। हरे पौधों को कौन ग्रहण करता है? जीव जंतु, वो ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है बेटे। और जो हरे पौधे होते हैं फिर, और ये जो आपके जीव जंतु होते हैं, जब हरे पौधे गल सड़ जाते हैं तो क्या बन जाता है? हजारों जमीन में दब जाते हैं। आपने पढ़ा था 8th क्लास में कि हजारों करोड़ों वर्षों के बाद जब पेड़ पौधे जमीन के नीचे दबे हुए थे तो उच्च ताप और उच्च दाब के कारण किस में बदल गए? कोयले के अंदर। और हरे पौधों को जीव जंतु ने ग्रहण किया। जो समुद्री जीव जंतु हैं वो जब नीचे दब जाते हैं हजारों करोड़ों सालों में, वो किस में बदल जाते हैं? पेट्रोलियम में बदल जाते हैं। ठीक है बेटे। और आपने ये भी देखा है कि भी जो महासागर हैं आपके, उनमें भी कार्बन पाई जाती है। किस रूप में? कार्बोनेट के। आपने देखा होगा समुद्री जीव हैं, उनका जो भारी कवच है, भारी आवरण होता है। कई जंतुओं का भारी भी, भीतर वाला भी कार्बन का बना होता है। अच्छा, जो भारी कवच है वो पानी में घुल जाती कार्बोनेट के रूप में। और वो चूना पत्थर नदियों में, समुद्र में मिलता है चूना पत्थर, वो भी किसका रूप है? कार्बन का रूप है। और फिर आगे आता आपका कि भी जो जंतु हैं और पेड़ पौधे हैं, जब ये श्वसन की प्रक्रिया करते हैं, दोनों ही क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड वापस कहाँ चली जाती है? वायुमंडल के अंदर। और जब पेड़ पौधे और जीव जंतु मर
मर जाते हैं तो कहाँ चले जाते हैं? उनका विघटन जब होता है तो कहाँ जाती है जो आपकी कार्बन थी? वायुमंडल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। और जो हमारी ये जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोलियम और कोयला, जब हम इनको जलाते हैं तो क्या होता है? किसमें क्या उत्पन्न होता है? CO2 उत्पन्न होता है। तो इस तरह से हमारा यानी कि चक्र चलता रहता है। वायुमंडल से हरे पौधों ने ग्रहण किया और कुछ हमारे समुद्र के अंदर चली गई, किसके रूप में? कार्बोनेट के रूप में। वहां से क्या बन गया? चूना पत्थर। और हमारा कुछ वायुमंडलीय जो CO2 थी उसको हरे पौधों ने ग्रहण कर लिया, इसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान, और क्या बना दिया? कार्बोहाइड्रेट्स। उसको कुछ पेड़ पौधे मर गए तो क्या बन गया? दब के हजारों करोड़ों सालों में कोयला बन गया। कुछ किसमें बदल गए? जो समुद्री पेड़ पौधे हैं, पेट्रोलियम में। हरे पौधों को जीव जंतुओं ने ग्रहण किया। जीव जंतु फिर मरने सड़ने के बाद क्या हो गया? किसमें बदल गया? दब के पेट्रोलियम में। और फिर जो जीव जंतु और पेड़ पौधे शोषण और विघटन के द्वारा क्या बन गए? दोबारा से वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है बेटे। और जो हमारे जीवाश्म ईंधन है, कोयला और पेट्रोलियम, जब ये जलाए जाते हैं तो क्या बनता है? CO2 गैस वायुमंडल में वापस चली जाती है। अच्छा बेटा, यहाँ पर एक बात आई, अभी हमने कहा कि जो हमारे जीवाश्म ईंधन है, कोयला और पेट्रोलियम, जब हम इनको जलाते हैं तो CO2 उत्पन्न होती है। और आपने देखा होगा आजकल मतलब बहुत ही ज्यादा वाहनों के कारण से, और हम जीवाश्म ईंधनों का बहुत, क्योंकि जो वाहन है हमारे किससे चलते? डीजल पेट्रोल से चल रहे हैं। तो ये क्या है? किसके उत्पाद है? पेट्रोलियम के उत्पाद हैं। तो हम कोयला और पेट्रोलियम की जीवाश्म ईंधनों का बहुत ज्यादा उपयोग कर रहे हैं, तो उनके जलने से CO2 उत्पन्न हो रही है। हमारे वायुमंडल में CO2 की मात्रा बहुत अधिक बढ़ गई है। CO2 की मात्रा अधिक बढ़ने से क्या हो गया है कि हमारा यहाँ पर तापमान बहुत अधिक हो गया है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परिघटना क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या होगी कि वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ने से पृथ्वी के तापमान का बढ़ जाना। पृथ्वी के तापमान का बढ़ना किसके कारण से? CO2 की मात्रा बढ़ने से। क्या कहलाता है? ग्लोबल वार्मिंग। और फिर बात आती है बेटे, पृथ्वी का तापमान क्यों बढ़ता है? CO2 बढ़ने से क्या होता है? जो हमारी सूर्य की किरणें आती हैं वो हमारे पृथ्वी के धरातल से टकरा के वापस चली जाती हैं, और उनमें एक किरण होती है बेटे, अवरक्त किरण। उसी के कारण से ऊष्मा उत्पन्न होती है। आपको याद रखना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है कि सूर्य के प्रकाश का कौन सा भाग पृथ्वी को गर्म करता है? कौन सा भाग है? अवरक्त किरणें। तो वो अवरक्त किरणें बेटे क्या होती है? उनकी विशेषता होती है कि वो पृथ्वी को गर्म करती हैं। वो सारी किरणें टकरा के वापस चली जाती, लेकिन क्या होता है कि CO2 जो होती है उन अवरक्त किरणों को अवशोषित करके CO2 की विशेषता होती है। अब CO2 ज्यादा होगी, ज्यादा किरणों को अवशोषित कर लेगी, कम होगी तो कम किरणों को अवशोषित करेगी। तो आपने देखा भी होगा कि जहां पर ये फैक्ट्री वगैरह ज्यादा होती है, जहां पर ये वाहन ज्यादा चलते हैं, तो वहां पर बहुत अधिक गर्मी होती है। किसके कारण से? वही वहां CO2 की मात्रा ज्यादा है, तो वहां पर अवरक्त किरणें ज्यादा रहेंगी और उससे तापमान ज्यादा बढ़ेगा। और जहां पर पेड़ पौधे होते हैं ज्यादा, तो वहां पर क्या होता है कि ज्यादा गर्मी नहीं होती, तापमान कम रहता है। क्यों? क्योंकि जो CO2 उत्पन्न होती है वहां पर मानव क्रियाकलापों के द्वारा, उसको पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रयोग कर लेते हैं, तो इसलिए वहां पर CO2 की मात्रा कम है, तो इसलिए कम अवरक्त किरणें अवशोषित होंगी, जिससे कि क्या हो जाएगा कि वहां का तापमान ज्यादा नहीं बढ़ेगा। और इसी को ही क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव भी कहते हैं। ठीक है बेटे। तो ग्रीन हाउस गैस आपसे पूछा जाए कौन सी है ग्रीन हाउस गैस? CO2 है। ग्रीन हाउस गैस कौन सी होगी? ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का क्वेश्चन है, CO2। और इसी स्पीड से मान लो पृथ्वी का तापमान बढ़ता रहा। पृथ्वी का तापमान किसके कारण से बढ़ रहा है? CO2 के कारण से। CO2 किसके कारण उत्पन्न हो रही है? हम ज्यादा वाहनों का प्रयोग कर रहे हैं, ज्यादा जीवाश्म ईंधनों को जला रहे हैं। तो वो दिन दूर नहीं जब ध्रुवों पर जमी हुई पूरी बर्फ पिघल जाएगी और हमारी पूरी धरती डूब जाएगी। तो इसलिए सबके लिए चिंता का विषय बना हुआ बेटा ये। तो इसलिए कम से कम आप वाहनों का प्रयोग करिए, जहां तक हो सके आप पैदल जाइए, या फिर आप जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है, सार्वजनिक वाहन जैसे बस वगैरह होती है, उसमें जाइए। और साइकिल का प्रयोग कर सकते तो और भी अच्छा, आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी और हमारे वायुमंडल में CO2 की मात्रा भी नहीं बढ़ेगी। ठीक है बेटे। तो इस तरह से हमारा ये क्या था कि भी वायुमंडल के अंदर कार्बन का चक्र
कैसे होता है और आपका यानी कि ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, ये भी आपको समझ में आया है। तो जो हमारे ग्रीन हाउस प्रभाव का एक जगह उपयोग भी किया जाता है, ये तो नुकसान ही बताया हमने अभी कि भी वायुमंडल का तापमान बढ़ रहा है, कहाँ प्रयोग हो सकता है आप सोचिए। जो ठंडे इलाके हैं वहां पर ग्रीन हाउस प्रभाव से फसलें उगाई जाती हैं। जो पर्वतीय क्षेत्र बहुत अधिक ठंड पड़ती है, वहां बर्फ ही बर्फ गिरती रहती है जहाँ, तो वहां क्या किया जाता है, ग्रीन हाउस बनाए जाते हैं, उससे कि सूर्य की किरणें अंदर आती हैं और वहां की सब्जियों को अनुकूल तापमान मिलता है और वो वहां पर जो फसलें उगाई जा सकती है। तो ठंडे जो इलाके के क्षेत्र हैं, ठंडे मौसम वाले जो क्षेत्र हैं, वहां पर ग्रीन हाउस प्रभाव से फसलें उगाई जाती हैं। आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताऊं ग्रीन हाउस प्रभाव का, आपने कहाँ देखा है? गर्मियों में गाड़ी खड़ी कर देते शीशे बंद करके, आपने देखा होगा एकदम गाड़ी के अंदर घुसते तो ऐसे होता कि जैसे हम आग के अंदर बैठ गए। वो क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव है। शीशे में से सूर्य का प्रकाश आ गया और उन्होंने अंदर गर्मी पैदा कर दी, तो वहां पर तापमान बढ़ गया। ऐसे ही ठंडे इलाकों में होता है बेटा, ऐसे ग्रीन हाउस बनाए जाते हैं और ग्रीन हाउस प्रभाव से वहां पर सब्जियां उगाई जाती है। आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर और लाइक जरूर करना। आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाके अपने डाउट क्लियर करें। थैंक यू बेटा।